नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको प्रदेश भर की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। झारखंड के दुमका में एक बार फिर पेट्रोल डालकर लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। बताया जाता है कि एक तरफा प्यार में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी राजेश राउत लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि वो पहले से शादीशुदा है। लड़की ने इनकार किया था। इसके बाद उसने लड़की को जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी। मामला जिले के जरमुंडी थाना इलाके के भालकी भरतपुर गांव का है। गुरुवार की रात आरोपी राजेश ने लड़की के घर में घुसकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 19 साल की मारुति कुमारी बुरी तरह से झुलस गई। प्राथमिक इलाज के बाद उसे रांची के रिम्स रेफर किया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक 90% जलने की वजह से मारुति की हालत बेहद गंभीर है। अभी तक तो ये पता चला है कि एक लड़की थी जो इसमें भरतपुर में है, वो सोई हुई थी। उसको कोई नॉन लड़का मतलब को जानती थी, तो वो जला दिया। अभी उसमें यहाँ से रेफ़र किया गया है रांची। आगे अनुसंधान जारी है। इन लोगों का पहले से जान पहचान था। शादी के लिए बोला था। शादी के लिए ये लोग तैयार नहीं थे घर वाले, तो बोल रहा था कि शादी नहीं करोगी, जबकि लड़का शादीशुदा है। अभी तक तो ये प्रकाश में आया। जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने विभागीय डीपीसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी गांधीनगर कार्यालय में धरने पर बैठ गए। इस दौरान एक रोचक वाकया देखने को मिला। कर्मचारी जिस अधिकारी पर आरोप लगा रहे थे, वो अधिकारी आरसी मीणा खुद भी आकर धरने में शामिल हो गए। इस दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। आरोपी अधिकारी ने इसे विभागीय त्रुटि बताकर इसे सुधारने की बात कही। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जिन कर्मचारियों का नियमानुसार डीपीसी में मौका मिलना चाहिए था, उनकी जगह दूसरों को मौका दे दिया गया। बाहर धरना देकर के तमाम कर्मचारी बैठे हुए हैं। यहाँ पर सरकार को अपनी मांगों को याद दिला रहे हैं। फिलहाल घेराव करने के बाद में चेतावनी दी तमाम आला अधिकारियों को, विभागीय जिम्मेदारों को कि इनकी मांगों के ऊपर अगर गौर नहीं किया तो आने वाले वक्त में सरकार को उन तमाम शहरी जल योजनाओं को लेकर के चुनौती झेलनी पड़ेगी, जिनको लेकर के ये तमाम लोग अपनी जी जान लगा करके लोगों की प्यास बुझाने में मदद कर रहे हैं। 5 साल से ग्रामीण वर्ग में डीपीसी नहीं हुई। इन्होंने फिर हमने धरने प्रदर्शन का ज्ञापन दिया। 30 तारीख को उन्होंने डीपीसी आदेश निकाले, जिसमें 3 कर्मचारी जो पात्र नहीं थे, उनका नए सीनियर लिस्ट में नाम है, न उनका कहीं रिकॉर्ड में नाम है। उनकी पदोन्नति किन नियमों के तहत की। हमने इस चीज़ को गहराई में जाके पूछताछ की। लोगों ने ये कहा उन्होंने 75,000 रुपये देकर अपने नाम डीपीसी में जुड़वाए। देखिए, पहाड़ी के बीच फंसे इस युवक को। नाम है हरिओम गुर्जर, उम्र 22 साल। अजमेर जिले के किशनगढ़ का रहने वाला हरिओम राजधानी जयपुर आया था अग्निवीर भर्ती योजना में भाग लेने, लेकिन फर्जी दस्तावेज के साथ उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। दस्तावेज जांच के दौरान उसकी पोल खुल गई, जिसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो भागकर कालवाड़ इलाके की पहाड़ियों पर चढ़ गया। लेकिन उसके हाथ पांव तब फूल गए जब वो पहाड़ियों के बीच ही फंस गया। वो नीचे नहीं उतर पा रहा था। बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन जब नाकाम रहा तो मदद के लिए चिल्लाने लगा, जिसके बाद मौके पर टीम पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रस्सों के जरिए युवक को पहाड़ियों से नीचे उतारा गया। आपको बता दें कि जयपुर में अग्निवीर भर्ती रैली कालवाड़ इलाके में 29 सितंबर से शुरू हुई थी, जो 14 अक्टूबर तक चलेगी। पानी से अटखेलियां करती बाघिन, ये नजारा देखने वालों के लिए मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई है। रोमांच से भर देने वाला ये दृश्य अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य का है, जहां टाइग्रेस ST7 की अटखेलियों के इस नजारे को देखकर सैलानियों की बाछें खिल गईं। दरअसल जिप्सी पर सवार सैलानियों की एक टीम अभयारण्य की सैर के लिए निकली थी, तभी उन्हें बाघिन के दर्शन हो गए। बाघिन ने वहीं पर पानी पिया। सैलानियों ने करीब 3 मिनट तक बाघिन को पानी पीते देखा। इसके बाद बाघिन वहीं पानी में अटखेलियां करने लगी। वो करीब 10 मिनट तक पानी में रही। इस दौरान सैलानियों ने जी भर कर बाघिन का दीदार किया और इस रोमांचकारी क्षणों को अपने कैमरे में कैद भी किया। इसके बाद बाघिन घने जंगल की तरफ निकल गई। वैसे तो सरिस्का में सैलानियों को कई बार बाघ और बाघिन के दीदार होते हैं, लेकिन इस तरह पानी पीते हुए और पानी में नहाते हुए टाइग्रेस को देखने का एक अलग ही अनुभव रहा। जगह जगह टूटी दीवारें, गंदगी से भरे पड़े शौचालय,
बिना दरवाजे और खिड़कियों के रूम। करौली के सरकारी पीजी कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल पूरा होने के पहले ही दम तोड़ने लगा है। इस हॉस्टल का निर्माण कार्य पिछले 10 साल से चल रहा है, लेकिन लाखों रुपए खर्च होने के बाद ये तैयार नहीं हुआ। यूजीसी ने 2009 में पीजी कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए 40 लाख रुपए मंजूर किए। मार्च 2009 में 20 लाख और सितंबर 2009 में 16 लाख रुपए की राशि भी जारी हो गई। 2012 से 13 में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 34,81,000 की लागत से हॉस्टल का निर्माण भी कराया था, लेकिन किचन और मेस का काम अधूरा रह गया। इस बीच यूजीसी ने योजना बंद होने के नाम पर महाविद्यालय को शेष राशि 4 लाख रुपए का भुगतान रोक दिया, जिसके चलते हॉस्टल का निर्माण बंद है। बाद में कॉलेज प्रशासन ने सांसद कोटे से छात्रावास परिसर में 4 दीवारी का निर्माण कराया। हॉस्टल में 10 कमरे, एक हॉल के साथ एक लेट बाथ भी तैयार हो चुका है, लेकिन कई काम अधूरे होने के कारण हॉस्टल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नतीजा अब शुरू होने से पहले ही हॉस्टल बदहाली की कगार पर पहुंच गया है। गांधी सप्ताह कार्यक्रमों के अंतर्गत जैसलमेर में पीस मैराथन का आयोजन किया गया। ये पीस मैराथन प्रातः 7 बजे गढ़सीसर चौराहे से शुरू हुई, जो एयरफोर्स सर्कल, नीरज बस स्टैंड, पंचायत समिति सम होते हुए हनुमान सर्किल गांधी दर्शन पर समाप्त हुई। इस मैराथन में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इसके अलावा कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस और नागरिक सुरक्षा के जवानों ने भी हिस्सा लिया। इधर दौसा में पीस मैराथन का आयोजन किया गया। दौसा कलेक्ट्रेट से ये पीस मैराथन रवाना हुई। मैराथन में बड़ी संख्या में शहरवासियों, अधिकारी, कर्मचारियों और छात्रों ने हिस्सा लिया। 2 किलोमीटर लंबी इस मैराथन में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान मोहन लाल मीणा को मिला, जबकि महिला वर्ग में पहला स्थान भव्या यादव ने हासिल किया। वैशाली में मुआवजे को लेकर 11 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल गैस लीक मामले में 3 लोगों की मौत मामले में मुआवजा नहीं मिलने से लोग नाराज थे। वहीं जब जांच के लिए स्थानीय सीओ और वीडियो पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। करीब 11 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पर आपदा प्रबंधन की तरफ से परिवार को 60,000 रुपए का तुरंत मुआवजा दिया गया, जिसके बाद लोगों ने दोनों अधिकारियों को मुक्त किया। दरअसल महुआ अनुमंडल के कठहरा ओपी क्षेत्र के सरसीकन पंचायत के चकहाजी गांव में 28 सितंबर को गुड्डू राय के घर गैस लीक होने से आग लग गई थी। आग में 5 लोग झुलसे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 3 लोगों के इलाज के दौरान मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल के इलाज के लिए प्रशासन से मदद और मुआवजे की मांग की थी, पर मांग पूरी नहीं होने पर गुरुवार की सुबह से लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जब मौके पर बात करने सीओ निशिकांत पहुंचे तो उन्हें बंधक बना लिया गया। इसके बाद मौके पर सीओ को छुड़ाने वीडियो कुमोद कुमार पहुंचे और उन्हें बाहर और सीओ को कमरे के अंदर बंधक बना लिया गया था। बगहा में आदमखोर बाघ की दहशत जारी है। बाघ ने एक बार फिर से एक और व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया है। इस बार बाघ ने एक युवक का शिकार किया है। बाघ के हमले में शौच करने गए संजय महतो की मौत हो गई है। मामला गोवर्धना के डुमरी गांव का है। बाघ ने अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इससे पहले बुधवार को घर में सो रही 12 साल की एक लड़की को बाघ ने अपना निशाना बनाया था। हैरानी की बात तो ये है कि 400 वन कर्मियों की टीम बाघ को ढूंढ रही है, लेकिन बाघ ने सबको चकमा देकर फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया है। वहीं अब ग्रामीण इस घटना के बाद और भी भयभीत हो गए हैं। पिछले 25 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बाघ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में ठिकाना बना चुका है। देश भर के जानकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। वन विभाग बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू करना चाहता है, इसलिए ऑपरेशन को पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है ताकि बाघ को कोई नुकसान न हो। लेकिन ये आदमखोर बाघ आम लोगों को शिकार बना रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी के गंडक नदी में डिस्चार्ज किए जाने के बाद गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी किया है। गंडक नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में गोपालगंज के कुचायकोट, सदर प्रखंड, मांझागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड के निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी प्रवेश करने लगा है। लोग रोजमर्रा के सामान लेकर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। सदर प्रखंड के रामनगर गांव में +2 स्कूल, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में पानी प्रवेश कर चुका है। लिहाजा प्रशासन की ओर से स्कूलों को भी बंद करा दिया गया। सड़कों पर घुटने भर पानी बह रहा है। वाहनों का परिचालन बंद हो गया है। आने वाले 24 घंटे गोपालगंज के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि कई जगहों पर तटबंध और
झरकियों पर गंडक नदी का दबाव है। ऐसे में तटबंध टूटा तो भारी तबाही मच सकती है। धार्मिक नगरी वाराणसी में अब पर्यटक गंगा में नौकायन के जरिए घाटों की खूबसूरती को निहार सकेंगे। बाढ़ का पानी कम होने के बाद जिला प्रशासन ने 2 महीने बाद नाविकों को गंगा में नाव संचालन की अनुमति दे दी है। गंगा में नाव का संचालन शुरू होने के साथ ही जहां एक और नाविकों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी अब गंगा में सैर कर पा रहे हैं। बता दें कि वाराणसी आने वाले पर्यटकों की चाह होती है कि वो गंगा की लहरों से वाराणसी के अर्धचंद्राकार खूबसूरत घाटों को निहारे। नाव संचालन शुरू होने के बाद नाविकों के आजीविका का संकट भी खत्म हो गया है और उनकी आय का रास्ता खुल गया है। 80 घाट पर नाव संचालन करने वाले आकाश निषाद ने बताया कि बाढ़ के कारण अगस्त माह से ही नाव संचालन पर रोक लग गई थी। उत्तराखंड में बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। लगातार बारिश का असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला आपदा विभाग हर पल मॉनिटरिंग कर रहा है, साथ ही दुर्गम क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। वहीं चमोली के हेमकुंड साहिब की चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हो रही है। पिछले 2 सप्ताह में हेमकुंड साहिब में मौसम बदलते ही बर्फबारी हो चुकी है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने में सिर्फ 3 दिन का समय रह गया है। 10 अक्टूबर को दोपहर के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो रहे हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों को लेकर मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार गढ़वाल मंडल के कुछ जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। विजयादशमी के 2 दिन बाद भभुआ में दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन होती है। मूर्ति विसर्जन करने से पहले भभुआ शहर में सदियों से चली आ रही एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है, जहां शहर की सारी मूर्तियों को सब्जी मंडी स्थित बड़ी देवी मां की मूर्ति के साथ लेकर शहर का भ्रमण किया जाता है और सारी मूर्तियों को लेकर छोटी देवी मां के मंदिर पहुंचते हैं, जहां छोटी देवी और बड़ी बहन का मिलन होता है। इस मिलन यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं और नाच गाने के साथ माता रानी के मंदिर पहुंचकर दोनों बहनों का मिलन करवाते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों भक्तों का हुजूम उमड़ता है और आरती होने के बाद ही शहर की सारी मूर्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे शहर का भ्रमण करते हुए विसर्जन के लिए बाहर ले जाया जाता है। माता रानी के दर्शन करने के लिए शहर के लोग सुबह से ही अपने घर से बाहर निकलकर माता रानी का इंतजार करते हैं। दर्शन होने के बाद सभी लोग माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। शहर में मूर्तियों का भ्रमण करने से पहले सभी 5 अखाड़ों से पूजा पाठ की जाती है। इस अखाड़े में सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में नवरात्र के दौरान धूमधाम से ब्रह्मोत्सव मनाया गया। ब्रह्मोत्सवम के 9 दिनों के समारोह के बाद बाघ सवारी उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान वेंकटेश्वर की सवारी निकाली गई। इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान के दर्शन किए। ब्रह्मोत्सवम का पर्व तिरुमला के तिरुपति मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख वार्षिक त्योहारों में से एक है। 9 दिनों तक मनाए जाने वाला ये पर्व भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित होता है। इस त्योहार का काफी भव्य रूप में आयोजन किया जाता है। इस पर्व के दौरान पूरे देश भर से भक्तगण भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान वेंकटेश्वर के स्नान अनुष्ठान का साक्षी बनता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि इस पर्व पर देश के वैष्णव श्रद्धालुओं के साथ साथ भारी संख्या में विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। तस्वीरों में तलवार भांज रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि देवास के सांसद महेंद्र सोलंकी हैं। एक अलग और खास पहचान रखने वाले देवास सांसद की छवि लोगों के बीच में देखते ही बनती है, जो उन्हें और खास बनाती है। वो है सांसद का सादगीपूर्ण व्यवहार। देवास सांसद अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसी से जुड़ा एक अंदाज नव दुर्गा विसर्जन चल समारोह में देखने को मिला, जब उन्होंने अपने अंदर छुपी कला लोगों को दिखाई। चल समारोह में सांसद ने जोशीले अंदाज में तलवार चलाई, लठ घुमाई और साथ ही भगवा ध्वज भी बड़े उत्साह से लहराया। सांसद का यह जोशीला अंदाज देख लोग दंग रह गए। दशहरा संपन्न हो चुका है और अब लोग दीपावली की तैयारियों में जुटे हैं। बीकानेर में भी पटाखा कारोबारियों ने दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में संचालित पटाखा की फैक्ट्रियों में भी बड़ी संख्या में फुलझड़ी तैयार करने का काम चल रहा है। बीकानेर की बनी फुलझड़ी की मांग अधिक होने के कारण कारीगर अभी से फुलझड़ी बनाने में जुटे हैं। ये फुलझड़ियां कई जिलों में सप्लाई की जाती हैं।
एक समय तो ऐसा था जब सबसे ज्यादा अनार और फुलझड़ी का निर्माण बीकानेर से होता था। दिल्ली, गुजरात सहित देश के कई जगहों पर इनकी सप्लाई होती थी, लेकिन सरकार की नीतियों और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अब शहर में लगी कई छोटी इकाइयां बंद तक हो गई हैं। जहां बीकानेर से कभी 50 लाख की फुलझड़ी सप्लाई होती थी, वो अब 25 लाख पर सिमट कर रह गई है। कोरोना के कारण 2 साल से पटाखों की बिक्री नहीं होने से व्यापारियों के पास पहले से भी स्टॉक है। ऐसे में इस बार दीपावली में अच्छी सप्लाई होने की उम्मीद है। इस बार हम ये उम्मीद करते हैं कि 2 साल के बाद में जैसे कि हर त्योहार में अच्छा रुझान देखने को मिला है, तो हमें भी ये पूर्ण विश्वास है कि पटाखों के बाजार को इस बार 2 साल का जो गैप रहा है वो इस बार व्यापारियों को राहत पहुंचाएगा। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में झारखंड की 6 बेटियों का चयन हुआ है। इसमें सिमडेगा की फुटबॉलर बेटी पूर्णिमा कुमारी भी है, जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय कर आज ये मुकाम हासिल किया है। बचपन में ही मां को खो चुकी पूर्णिमा को यहां तक पहुंचाने के लिए पूरे परिवार ने बहुत दर्द झेला है। भाई बहनों के पालन पोषण का जिम्मा उठाने वाली बड़ी बहन सनमत कुमारी ने शादी नहीं की। वहीं भाई रंजीत भी पलायन का शिकार होकर केरल में काम करने को मजबूर था, लेकिन जब गाँव लौटा तो चाउमीन बेचकर परिवार को चलाने में मदद करने लगा। पूर्णिमा के चयन पर फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी खुशी जताई है और पूर्णिमा के परिवार को सुविधा देने की मांग की है। देखिए, ये घर, ये गलियां वही हैं जहां की माटी से खेलकर पूर्णिमा आज फीफा वर्ल्ड कप के लिए जा रही हैं। ये उस संघर्ष की तस्वीर है, उस त्याग की तस्वीर है जो पूर्णिमा को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसके परिवार ने तय की है। मूलभूत सुविधाओं से दूर गरीबी का दंश झेलते हुए भी ये परिवार आज खुश है कि बेटी पूर्णिमा सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए इस मुकाम पर जा रही है। नॉर्थ ईस्ट इलाके में मूक बधिर लोगों के लिए खुशी का सबब बनकर आया है इम्फाल का द वॉइस खोंजेल। दरअसल द वॉइस खोंजेल अपनी तरह का इस इलाके का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका संचालन मूक बधिर लोग ही करते हैं। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हेखम डिंगो सिंह इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट सामाजिक कार्यकर्ता और साइकिल चालक रोहन फिलेम के दिमाग में आया। रोहन का कहना है कि मूक बधिर समुदाय की दिक्कतों के ध्यान में आने के बाद उनके मन में ये रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया आया। इस रेस्टोरेंट के खुलने के बाद जहां मूक बधिर समुदाय में सम्मान के भाव जागृत होगा, वहीं रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। इस रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले से लेकर वेटर के साथ साथ मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट सभी मूक बधिर हैं। रेस्टोरेंट खुलने के बाद यहाँ काम करने वाले लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। रोहन का कहना है कि इम्फाल के बाद कई और इलाकों में भी ऐसे रेस्टोरेंट खोलने की योजना है। देश दुनिया में मशहूर आमिर महल की हाथी सवारी शुरू हो गई है। शारदीय नवरात्र के कारण आमिर महल में हाथी सफारी को बंद कर दिया गया था। अब आमिर महल अधीक्षक के निर्देश पर नवरात्र के खत्म होने के साथ ही हाथी सवारी फिर से शुरू कर दी गई है, जिसके बाद आमिर महल आने वाले देशी विदेशी पर्यटक हाथी सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। 1 अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू होने के बाद आमिर महल में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। रोजाना 7 से 8 हजार देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में पर्यटक हाथी सफारी का लुत्फ तो उठाएंगे ही, साथ ही पर्यटन उद्योग में भी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे। हाथी महावत भी ड्रेस कोड और हाथी पर रेड कलर के लवाजमे के साथ हाथी स्टैंड पर हाथी सफारी कराते देखे जा रहे हैं। राजसमंद झील की ऐतिहासिक 9 चौकी की पाल पर शीतल जल की लहरों के बीच कबीर संगीत की रसधार बही तो लोग इसमें अनायास ही गोते लगाते नजर आए। दरअसल राजस्थान कबीर यात्रा की टीम गुरुवार की रात राजसमंद पहुंची थी, जिसके बाद इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस प्रदेश में इन संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करवा रही है, जिसकी शुरुआत उदयपुर के फतेह सागर से की गई। इस यात्रा में पूरे देश से कई प्रतिभागी और कलाकार शिरकत कर रहे हैं, जो अमन, चैन, भाईचारा और शांति का संदेश दे रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में कई राज्यों के करीब 500 कलाकार इस यात्रा में शामिल हैं, जो कबीर दास जी के सिद्धांत और व्याख्यानों के जरिए भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लोक संस्कृति की छटा बिखरेगी।
जी हां, 10 अक्टूबर से जवाहर कला केंद्र में 11 दिवसीय लोकरंग उत्सव होने जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों और राजस्थान के करीब 3000 से ज्यादा लोक कलाकार अपनी कला का जलवा बिखेरेंगे। लोकरंग की रजत जयंती पर इस बार आयोजन और भी भव्य होने वाला है। आजादी का अमृत महोत्सव जवाहर कला केंद्र, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित होने वाले लोकरंग उत्सव की तैयारियां इन दिनों केंद्र परिसर में जारी हैं। फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, असम, गोवा, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, महाराष्ट्र और राजस्थान की पारंपरिक लोक कलाओं का प्रदर्शन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शाम 6:30 बजे से रात 9 बजे तक होगा। वहीं जेकेके के शिल्पग्राम में शहनाई, नगाड़ा, 3 ढोल, कठपुतली, नट, अलगोजा नृत्य, बहुरूपिया जादू कला, कालबेलिया और बम रसिया की प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। जवाहर कला केंद्र द्वारा 10 से 20 अक्टूबर तक 25वें लोकरंग महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है और इस महोत्सव में इस बार 25 से भी अधिक राज्य से 3000 से भी अधिक कलाकार और हस्तशिल्पी भाग लेंगे।